ব্যবহার করে এই গুন্ডারা কি করেছে আমি জানি না। तो इसको आइन मेंटेन करके किस तरह से इस तरह का दुष्कृति और मिसक्रियंस को ठीक रास्ते में पटरी में लाना है, ये सरकार को भी मालूम है। नमस्कार, दोपहर के 3 बज रहे हैं। हफ्ते का पहला दिन आप देख रहे हैं 3 का तर्कश। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवार। वो राजनीति ही क्या जिससे नेता चूक जाएं, वो राजनीतिक खबरें ही क्या जो देश के प्रमुख 2 राज्य इस वक्त उत्तर प्रदेश और बंगाल में जिसकी गूंज ना सुनाई दे। चुनाव खत्म हो चुके हैं, नई सरकार बन चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल से जो खबरें सामने आ रही हैं वो खबरों को, सुर्खियों को थमने नहीं दे रही। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के साथ ही पिछली सरकार के फैसले बदले जा रहे हैं। सीएम शुभेंदु अधिकारी के फैसलों में बंगाल में सियासी घमासान छिड़ गया है। ममता बनर्जी शुभेंदु सरकार पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल को डर और ताकत से नहीं चलाया जा सकता। वहीं शुभेंदु अधिकारी एक्शन मोड में हैं। दूसरी कैबिनेट की बैठक हुई और कई बड़े फैसले लिए गए हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि बंगाल में कानून का राज चलेगा। उपद्रवियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन सख्ती से होगा। और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को सख्त मैसेज दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सड़कें चलने के लिए हैं, तमाशे के लिए नहीं। तो उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक फुल एक्शन जारी है। आज इसी पर हम बड़ी डिबेट करने वाले हैं। मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वो सवाल जो आज हमारी डिबेट का आधार है, उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक इस घमासान के मायने क्या हैं? एक्शन विशेष, लेकिन इसमें सियासी कलेश क्यों हो गया है? तीसरा बड़ा सवाल ये, इन ताबड़तोड़ एक्शन से तनाव में कौन है और शुभेंदु अधिकारी के फैसलों से आखिर किसे डर है? लेकिन आगे मेहमानों के पास जाएं उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बड़ा बयान दिया है। सड़कें चलने के लिए हैं, तमाशे के लिए नहीं। ये बड़ा स्टेटमेंट योगी आदित्यनाथ ने दिया है। और उत्तर प्रदेश में सड़क जाम करने वालों को सीएम ने 2 टूक चेतावनी दी है। सड़कों पर नमाज नहीं होती, कानून सबके लिए बराबर। सड़क रोकने की इजाजत किसी को नहीं, पहले समझाएंगे और नहीं माने तो फिर कार्रवाई होगी। सार्वजनिक सड़कों पर अराजकता बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार। यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है। आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। तो सड़कें तमाशे के लिए नहीं है, योगी आदित्यनाथ ने यहां पर दिया है बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश में आप उन्हें सुन रहे थे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं बात करने के लिए। बीजेपी से अनिरुद्ध प्रताप सिंह हमारे साथ आ गए हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी जुड़ रहे हैं चर्चा में। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हमारे साथ है। मीता चक्रवर्ती कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गई हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट बादल देवनाथ हमारे साथ हैं। शुरुआत में सीधे यहां पर अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी आपके साथ करूंगी। सर, उत्तर प्रदेश में 2 बार से सर आपकी सरकार है और अब तीसरी बार आप लोग कह रहे हैं कि हैट्रिक का हमारा चांस है।
2 बार सरकार होने के बावजूद भी चीफ मिनिस्टर को यह बयान क्यों देना पड़ रहा है कि सड़कों पर तमाशा नहीं होगा, नहीं सुनेंगे तो फिर दूसरे तरीके अपनाएंगे? 2 बार सरकार आने के बाद भी बोलना पड़ रहा है चीफ मिनिस्टर को ये। मीनाक्षी जी, 3 बार भी सरकार आएगी भारतीय जनता पार्टी सरकार, 4 बार भी आएगी, 5 बार भी आएगी, हमेशा स्टेट के मुखिया का, देश के मुखिया का काम होता है लोगों को हमेशा सावधान करना, बताना और उनको ये दिखाना कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन किया जाएगा, कैसे होगा। ये नहीं कि कोई भी आज व्यक्ति आएगा अपने मन का जैसे चाहेगा वैसे चले। कानून के राज में क्या होता है भाई, जाहिर सी बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि जो सड़कें होती हैं वो आम लोगों के चलने के लिए होती है। एम्बुलेंस जाएगी वहां से सेना का काफिला जाएगा, लोग रोजगार के लिए वहां से निकलेंगे, लोग अपना सामान खरीदने के लिए निकलेंगे। ऐसा थोड़ा वहां पे सड़कों पे बैठ के कुछ भी आप करते रहेंगे, इसके लिए तो नहीं है। मतलब है प्यार से समझेंगे तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास दूसरे तरीके भी हैं। भाई लॉ एंड ऑर्डर, प्यार से समझेंगे तो ठीक है, होता है, वरना दूसरे तरीके भी हैं हमारे पास। कौन से हैं दूसरे तरीके? मीनाक्षी जी, मैं आपके डिबेट में बैठकर मीनाक्षी जी, मैं आपके डिबेट में डिबेट कर रहा हूँ, इतने 4-5 लोग बैठे हुए हैं, आप बार बार सबको कहेंगे कि आप 1 by 1 बोलिए, 1 by 1 बोलिए, और कोई इसमें बैठ के कियोस्क क्रिएट करने लगे, आपका क्या करेंगे? उसका वॉइस आपको डाउन करना पड़ेगा, या आपकी मजबूरी बनेगी वॉइस डाउन करने के लिए, क्योंकि कोई भी अन्य वक्ता बोल नहीं पाएगा। तो स्टेट के चीफ का ये जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अगर कोई मानेगा नहीं उसके आधार पर आप राज्य चलाएंगे। अनुराग भदौरिया जी, वो कह रहे हैं कानून का राज चलेगा, सड़कें चलने के लिए हैं, तमाशे के लिए नहीं है। कौन कर रहा है सर सड़कों पर तमाशा, बताइए पहले तो। अब वही तो मैं कह रहा हूं कि कानून का राज ही तो चलना चाहिए ना, बुलडोजर का राज तो नहीं चलेगा। मलबे के ऊपर में खड़े होके कानून का राज तो नहीं चल सकता। विकास का पहिया तो थमा हुआ है, लेकिन विनाश का पहिया बुलडोजर का फुल स्पीड में दौड़ रहा है। कमाल है। और सरकारें भूल जाती हैं कि सरकारें भूल जाती हैं कि मलबे पे कभी कानून का राज नहीं चलता। मलबे पे खड़े होकर कानून का राज करेंगे, आप न्यायपालिका को नहीं मानेंगे। ये नया फॉर्मूला इन्होंने अपना लिया है, पहले एफआईआर कर दो, फिर मीडिया ट्रायल कर दो, बुलडोजर चला दो, फिर न्यायपालिका में जाओ। अरे अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 यही कहता है कि आप अगर किसी ने गलती की है तो उसके बच्चों को, उसके बुजुर्गों को आप रोड पे लाके नहीं खड़ा कर सकते। अनुराग जी, ये बताइए, अगर कोई इलीगल है, सड़क पर नमाज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? उन्होंने कहा सड़क पर तमाशा बंद होना चाहिए, सड़क चलने के लिए। आप इससे अग्री करते हैं? ये बात तो ये तो 10 साल पहले हो गई कि सड़क पे नमाज नहीं होगी, इस पे कार्रवाई होगी। अब कितनी बार वो इस बात को रिपीट करोगे, बता दीजिए मुझे। ये बात हो चुकी है ना, इस पे समस्या का समाधान हो चुका है। इसके मतलब आपके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है, आपको सिर्फ एक ऐसी बात करनी है जिससे कि ये बात हो चुकी है, 1 लाख बार हो चुकी। अभी बीजेपी के भोंकू बैठे हैं, अभी बोलेंगे जो बीजेपी। लेकिन आप तो अग्री कर रहे हैं ना इस बात के लिए कि सीएम सही कह रहे हैं, सड़क पर नहीं होना चाहिए, पहले ही इसके लिए तो आप अग्री कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ हर चीज आपकी सहमति है, का एक कानून है। अरे मेरी बात सुनिए, हर चीज एक कानून से समाज में चलती है और कानून का पालन सभी कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही के लोग कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। दिक्कत तो ये है, उनको राजनीति करनी है, उनको राजनीति करके इसमें जैसे आपको डिबेट करनी पड़ रही है, भी तो आपकी मजबूरी है। नहीं, आपको क्यों डिबेट करनी पड़ती है? हमारी मजबूरी नहीं है, हमारी चॉइस है। नहीं, मजबूरी नहीं है सर, हमारी चॉइस है। नहीं, हम चॉइस से कर रहे हैं। समझ लिया, आजकल चॉइस भी मजबूरी है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये समय जो चल रहा है, शायद हो सकता है समाजवादी पार्टी में ऐसा चल रहा हो कि चॉइस को मजबूरी का जामा पहना दिया जाता हो सर, लेकिन खैर हमारी मजबूरी नहीं है, हम आउट ऑफ चॉइस कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी, देखिए बड़ी बात, जो सवाल मैंने बीजेपी के प्रवक्ता से भी पूछा और अनुराग जी ने मेरे उस तरफ इशारा किया। सर, बड़ा सवाल ये है, 2 बार सरकार उत्तर प्रदेश में रिपीट हो चुकी है, वंस एंड फॉर ऑल। ये बात तो खत्म होनी चाहिए ना सर। सड़कों पर नमाज नहीं होगी, ये तो पहले कार्यकाल में जो पहला महीना रहा होगा सरकार का, उस समय ये बात हो चुकी है। 10 साल के बाद इस बात का क्या मतलब है? हर्षवर्धन जी। मीनाक्षी, मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमसे लोगों ने पूछा कि आपके यहाँ सड़कों पर नमाज नहीं होती, तो हमने कहा नहीं होती। तो उनका अरे ऐसा, तो कहे कि हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं होती। कहे कि हमने कहा कि नमाज सड़क पर नहीं हो सकती, सड़क पर नमाज करना तमाशा है। आप अगर संख्या ज़्यादा है तो आप शिफ्ट में नमाज कर लीजिए। उसके बाद उन्होंने जो कहा उसको अगर संदेश के तौर पर देखें, क्या जनसंख्या नियंत्रण इस देश की आवश्यकता नहीं है? अगर असंतुलन हो रहा है तो, कहीं जनसंख्या कम है, किसी जगह खत्म हो रही है जनसंख्या, तो बात अलग है। हम दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश हैं और मुस्लिमों की जनसंख्या हिंदुओं के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा मुस्लिमों का जो TFR है वही है। मेरा ये मानना है कि योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो करके दिखाया और उसको बार बार चिन्हित करते हैं। अब
वो जवाब, अगर वो ये कहते कि नहीं नहीं यहां नहीं हो पा रहा, अब हम लागू करेंगे, तो बिल्कुल आपका सवाल 100% जायज था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ये नहीं कह रहे कि हमारे यहां ऐसा अभी भी गड़बड़ हो रहा है 10 साल के बाद। वो कह रहे हैं हमने करके दिखाया, और योगी की यूएसपी यही है। लॉ एंड ऑर्डर योगी की यूएसपी है। योगी आदित्यनाथ के राज में कोई भी लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ करता है तो उससे कानूनी दायरे में निपटा जाता है। वो तो वही बात करें, तो इसमें तो मुझे कोई गड़बड़ नहीं दिखी। और ये तो वैसे भी क्या नमाज या कोई भी धार्मिक जुलूस या कोई भी चीज हो, कुछ विशेष अवसरों को छोड़कर बिना पुलिस की इजाजत के सड़कों को अवरुद्ध करने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। किसी मतलब किसी को भी नहीं। और अगर कोई करता है तो उसे कानून के दायरे में सबक जरूर सिखाया कानून सबके लिए बराबर है और होना भी चाहिए। सड़कों पर सड़कें जो हैं वो लोगों के चलने के लिए हैं, कार्यक्रमों के लिए तो नहीं है। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि इसे लेकर जिस तरह से राजनीतिक धड़े और विचारधाराएं बटी हुई दिखाई देती हैं। बादल देवनाथ, यूपी में उन्होंने करके दिखाया, यूपी में जो करके दिखाया उसके आधार पर पश्चिम बंगाल में भी वोट मांगे गए, मैंडेट मिल गया, शुभेंदु अधिकारी की सरकार बन गई है, अब वो लागू कर रहे हैं वहां पर फैसले ताबड़तोड़। क्यों परेशानी हो रही है फिर? मीनाक्षी मैडम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। मैं दो बातें, दो आंसर दूंगा। पहले जो चर्चा आपका हुआ जोगी जी का, उसके बाद बंगाल के बारे में दो तीन शब्द तो मैं जरूर कहूंगा, आंसर तो दूंगा। आपने बुलाया बादल जी को, अब बंगाल से ज्यादा इंटरेस्ट यूपी में आ रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं तो जाऊंगा अनुराग भादुरा के पास, तो जाऊंगा, मैं प्रोग्राम भी करूंगा सभा के लिए 2027 में। लेकिन मैडम, जोगी जी कह सकते हैं, आंसू पोंछ बिल्कुल वो राजा है, उत्तर प्रदेश का राजा है, सीएम है, लेकिन बोलने का जो तरीका है उनका थोड़ा अलग है। लेकिन उन्होंने सही कहा, सड़क कर्म के लिए है, कोई महिला के लिए जाने के लिए है, सब कुछ ठीक है मैडम। लेकिन मैं बोल रहा हूं पूरे भारत के अंदर, भारत के बाहर भी, जहां पर दुर्गा पूजा, काली पूजा होता है, लक्ष्मी पूजा घर घर में भी होता है, लेकिन सड़क पर भी होता है, मैदान पर भी होता है, तो आप किसको रोकेंगे? लेकिन मैं तर्क में नहीं जा रहा हूं, अवरोध करना अलग बात है, आईन विरुद्ध है, मैं जानता हूं। लेकिन और एक बात है मैडम, बंगाल में अभी भी लाखों टीएमसी कार्यकर्ता, महिला, बहन अभी भी घर से बाहर है मैडम। और जो भी कार्यकर्ता है टीएमसी का, उसके मां को भी नहीं छोड़ रहा है मैडम। मैं दिल्ली में था 8 दिन, अभी 1 हफ्ता हुआ दिल्ली से मैंने आया। ठीक है मैडम, मेरा माँ, जब मैं घर में नहीं था, मेरा माँ का उम्र 75 साल है, मेरा माँ को गाली दे के गया। मेरा माँ पार्टी करता है, कोई पलट से माँ को तो सब दीदा दीदा नानी नानी कहते हैं, तो माँ को गाली दे के गया। तो ये जो कल्चर है, इस कल्चर को खत्म करना चाहिए मैडम। मैं भाजपा को नहीं बोल रहा हूं, आरएसएस को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन पॉलिटिक्स में जो नया कल्चर आया, जो व्यक्ति आक्रमण जो होता है, मुसलमान के स्पेसिफिक जानकारी है, कोई शिकायत कराई आप लोगों ने पुलिस में पश्चिम बंगाल में? जो लोग अगर माताओं को, बहनों को उनके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है या उनके साथ में गलत वहां पर आचरण किया गया, इसकी कोई शिकायत करवाई पुलिस में? उनका राज बोल रहा है मैडम, ये भी ठीक नहीं है। नहीं सर, जेनरिक में बातें नहीं होंगी ना, कोई पुलिस कंप्लेंट, अगर आपके पास आपकी फैमिली के साथ ऐसा हुआ है तो आप लोगों ने कोई कंप्लेंट वगैरह दर्ज कराई? इसकी करानी चाहिए थी। ओ मैडम, मैं जब आ गया ना, और कोई नहीं आएगा, प्लीज आई एम रिक्वेस्ट टू यू, डोंट माइंड मैडम। लेकिन मेरे माँ को गाली दे के गया, मैं बता रहा हूँ, और कंप्लेन तो मैंने किया। और भाजपा के सीनियर लीडर भी तो फोन किया था मुझे, और भाजपा के कुछ सारे लोग भी मेरे पास आया था। हाँ जी, हर्षवर्धन जी कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें। हाँ बोलिए सर। आने के बाद तुम मेरे माँ को गाली दे दिया, और उसके बाद तुम बोल रहे भाई मिठाई खाओ दादा, मिठाई खाओ। हर्षवर्धन जी, ये होता है। ठीक है सर, हर्षवर्धन जी, ये बहुत गंभीर मसला है। अगर बादल देवनाथ जी की माता जी के साथ किसी ने कोई गाली गलौज किया है तो तुरंत एफआईआर कराना चाहिए, और हम सब ये सुनिश्चित करेंगे कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो। इस तरह से राष्ट्रीय टेलीविजन पर इस तरह का माहौल बनाना कि इतने कार्यकर्ता बाहर हैं, इतने झूठ मत बोलिए, क्योंकि 2021 के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं को भाग कर जाना पड़ा था। और अगर किसी के साथ हुआ तो बहुत गंभीर और संवेदनशील मसला है, उसकी एफआईआर कराइए, उसकी जानकारी स्पेसिफिक दीजिए। आप तो सुन रहे हैं सर, आपकी सरकार है। देखिए, अब बादल देवनाथ बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं उनकी माता जी के साथ में वहां पर जो है दुर्व्यवहार हुआ है, आचरण, खराब आचरण के साथ उनके साथ जो है बीजेपी के कार्यकर्ता पेश आए, वो ये बात कह रहे हैं, तो फिर तो एक्शन होना चाहिए इस पर।
मीनाक्षी जी, मैं बादल देवनाथ जी को ये एश्योर करना चाहूंगा कि उनके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इसी चैनल पे बैठे बैठे कम से कम ऑनलाइन 0 FIR दर्ज करा दें। वो 0 FIR तो दर्ज नहीं कराएंगे, तमाम बातें इधर उधर की बोलेंगे। और दूसरी बात, इन्होंने काली पूजा दुर्गा पूजा की बात की है। आप बताइए, काली पूजा दुर्गा पूजा हर हफ्ते होती है और कौन सी रोड ब्लॉक होता है, कौन सा क्या होता है, उसमें बताइए कौन सा रोड ब्लॉक होता है। दुर्गा पूजा होता है तो कौन सा रोड ब्लॉक होता है, अक्टूबर के शरदीय नवरात्र में दुर्गा पूजा होती है, कौन से रोड ब्लॉक होता है, अप्रैल के महीने में दुर्गा पूजा होता है, नवरात्रि होता है, चैत्र मास में कौन सा उसमें रोड ब्लॉक होता है। इस चीज के लिए आप किसी को मीता चक्रवर्ती को डिबेट में जोड़ूंगी। आप मीता चक्रवर्ती, हमने यहाँ पर बादल देवनाथ को सुना, हमने बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को सुना, अनुराग जी भी बोले, हर्षवर्धन जी भी बोले। इन सब के बीच मैं ये जानना चाह रही हूं कि बंगाल में राजनीतिक कड़वाहट का हाल ये है आज की तारीख में कि अगर वहां पर अवैध अतिक्रमण पर भी एक्शन हो रहा है तो उस पर भी ममता बनर्जी कह रही है कि ताकत से नहीं चलेगा बंगाल। क्या मतलब है इस बात का? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप बोल रहे थे कि स्पेसिफिक एलिगेशंस बताइए। कल हमारे मैं वीडियो दिखाना चाहती हूँ, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, जहां पर कल खाजूरी से हमारी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पीसीसी प्रेसिडेंट श्री शुभंकर सरकार की कॉन्वॉय वापस आ रहे थे और बीजेपी की कार्यकर्ता हमारी प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी में हमला किए, कॉन्वॉय में हमला किए, क्योंकि हमारी गाड़ी में इंडियन नेशनल कांग्रेस के फ्लैग्स थे और वो वहां पर गए थे कुछ डिस्प्लेस्ड वर्कर्स जो पोस्ट पोल वायलेंस में जिसके घर जलाए गए हैं उनको मिलने के लिए। अभी तो बीजेपी का सरकार है, हम तो बोलते थे खुलेआम की टीएमसी का गुंडा राज चल रहा है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, पर अभी तो बीजेपी का सरकार है और ये बीजेपी के कार्यकर्ता है। आप पुलिस एफआईआर की बात कर रहे हो, अभी हमारी पीसीसी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है एज वी स्पीक। पुलिस एफआईआर भी हो गया है पर जीरो अरेस्ट। ठीक है, आपके इस पॉइंट पर मीता जी, आपके इस पॉइंट पर मैं अनुरोध प्रताप सिंह से जवाब लूंगी, मैं उनसे जवाब लूंगी मैडम इस पे, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ओके, आई विल टेक आंसर फ्रॉम हिम। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ मैम, अतिक्रमण पर अगर एक्शन हो रहा है वहां पर, इससे किसी को क्यों परेशानी होनी चाहिए? देखिए, कानून की जगह में है, पर इंडिया इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक। यहाँ पर कैंगरू कोर्ट्स नहीं चलते हैं। नहीं तो आपको लग रहा है कि शुभेंदु सरकार कानून के आधार पर काम नहीं कर रही है? तो हमारी अगर अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है, अवैध अतिक्रमण अगर हटाया जा रहा है तो क्या वो कानून के हिसाब से काम नहीं हो रहा? मुझे इस पर जवाब दीजिए। हाँ, अगर कोर्ट बोलता है कि कहीं पर किसी को बुलडोजर चलाने की जरूरत है, अगर कोर्ट ऑर्डर से हो रहा है तो वी वेलकम दैट वर्डिक्ट। पर अगर कोर्ट ऑर्डर के बिना भी होता है मैम, पॉलिटिक्स, अगर कोई बुलडोजर कोर्ट ऑर्डर के बिना भी होता है, जो भी वहां की कॉर्पोरेशंस हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, या उस पर्टिकुलर एरिया की जो भी प्रशासनिक अथॉरिटी है, अगर उसके पास ये जानकारी है कि वहां पर अवैध अतिक्रमण है तो उनके पास राइट होता है उस पर एक्शन लेने का। पर ये बेसिक है। काफी सारी नहीं, बेसिक नहीं है मैडम। सुप्रीम कोर्ट में काफी सारे ऑब्जर्वेशन दिया गया है कि आपको एक प्रोटोकॉल ऑफ प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, तो वो अगर प्रोसेस नहीं फॉलो किया जा रहा है और अगर एडमिनिस्ट्रेशन अनुराग जी बताइएगा, अनुराग जी बताइएगा, क्या ये एक्शन जो हो रहे हैं ये सरकार अपनी मनमर्जी से कर रही है? नोटिस यहाँ दिए गए, नहीं दिए गए, लोगों को पहले से इन्फॉर्म किया गया, नहीं किया गया? ओके मैम, मीता जी आपकी बात पूरी हो गई, एक सेकंड में बताइए। अनुराग जी, नोटिस दिए गए, प्रक्रिया का पालन हुआ नहीं हुआ? और ये लोग कहाँ पे दंगे हो रहे, कहाँ पे किसकी गाड़ी पे ये ऐसी चीजें हुई, ये सारी बातें करने लग गए। एक बात बिल्कुल साफ और क्लियर है, अगर इंक्रोचमेंट करेगा तो वहां की जो लोकल अथॉरिटीज होती हैं, ये उनका राइट्स होता है और वो प्रॉपर नोटिस देती है। नोटिस देने के बाद में या एक्शन, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, चाहे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज हो, ये सारे काम करते हैं। आज तक उत्तर प्रदेश में इतने इंक्रोचमेंट पे लोगों को कब्जा किया, बुलडोजर एक्शन हुआ, एक भी सिंगल ये लोग कोर्ट के अंदर इनको राहत मिली, रिलीफ मिली? सिंगल रिलीफ इन लोगों को नहीं मिला। केवल ये लोग टीवी डिबेट के अंदर इधर से उधर की बातें करते हैं। एक सिंगल केस आप लेके आइए उत्तर प्रदेश का या बंगाल का सिंगल केस लेके आइए, पुलिस कंप्लेन है, केस है, कोर्ट में कितना झूठ बोलोगे आप लोग, कितना झूठ बोलोगे? ले रही है तो आपको इतना ज्यादा पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए। अगर कोर्ट उसको रिलीफ देती, बताइए एक एग्जांपल बता दीजिए। कोर्ट में गए आप, बंगाल के अंदर कोर्ट में गए, कांग्रेस गई कभी कोर्ट में, या कोई व्यक्ति गया कोर्ट में, उसको रिलीफ मिला? इंक्रोच करके तो नहीं कर सकते आप। वेस्ट बंगाल
आप गए कोर्ट में, उत्तर प्रदेश के अंदर सिंगल एक केस बता ठीक है। दीजिए कि जहां पे कोर्ट अनुराग से जी, इनको रिलीफ मैं मिली, जवाब दे रहा हूं। कोर्ट से रिलीफ अनुराग मिलती जी, नहीं है, आके आज अनुराग चैनलों भदौरिया, पे मैं जवाब दे बुलाने रहा हूं। लगते ठीक है मैं जवाब दे प्लीज रहा हूं। बाकी लोग एक एक करके। हाँ अनुराग भदौरिया। देखिए मैं जवाब दे रहा हूं। एक केस हुआ था प्रयागराज में, कोर्ट ने आदेश दिया था कि आपने गलत घट तोड़ दिया, 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही थी। ये मैं इनको याद दिलाते जाता हूं। कमाल है, सजा बेटे को मिलनी थी, आपने उनके बाप को दे दी, उनके बच्चों को दे दी, धूप में लाके उनको खड़ा कर दिया चौराहे पे। तो ये कोई न्याय नहीं है, जुल्म है साहब। ये न्याय नहीं कर रहे हैं आप, जुल्म कर रहे हैं। देश की कानून व्यवस्था है, लोकल अथॉरिटी पहले 15 दिन का एक नोटिस देती है, नोटिस देने के बाद आपको जुर्माने की बात करती है, जुर्माना नहीं होता है उसके बाद फिर आपकी लास्ट प्रक्रिया होती है उस पर बुलडोजर चलाने की। भैया आपकी तो सरकारी बनी महीना मन नहीं हुआ तो इतनी जल्दी नोटिस भी हो गया, बुलडोजर भी चल गया, घर भी उजड़ने लगे। अरे कमाल है, ये परसेप्शन बीजेपी बनाती। क्यों? वो नहीं चाहती कि नीट पे पूछें, जवाब नहीं है कि नीट में कैसे पेपर पर चल आउट हो गया, रद्द हो गया, 22 लाख बच्चों का भविष्य अधर में अटक गया, बच्चों ने सुसाइड कर ली, लखीमपुर के बच्चे ने सुसाइड कर ली, उसका घर का चिराग बुझ गया। कौन है जिम्मेदार? इसका जवाब है क्या? महंगाई बढ़ गई चुनाव के बाद, कमर तोड़ दिया आपने, ना जाने कितनों पे क्या क्या गुजर रही होगी, इनकम बढ़ी नहीं, नौकरी, कितने लोग बेरोजगार हो गए। मैं नाम बताऊं किस किस मीडिया एजेंसी से नौकरियां निकाल दी गई लोगों को, उनको बेरोजगार कर दिया, ऊपर से महंगाई और बढ़ा दी। अगर महंगाई की इतनी चिंता आपको थी, ईरान में युद्ध चल रहा था, तो आप ये वर्चुअल रैली कर लेते ना पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, और जो कि केरला में मीटिंग हो रही थी, विपक्ष को भी कहते वर्चुअल रैली के दिए, तब तो वहां पे रैलियां हो रही थी, पानी से तो चल नहीं रही थी गाड़ियां, जहाजी पानी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का पता है, फंस गई विपक्ष का एक बड़ा आरोप ये रहता है। परसेप्शन बदल रही है। ठीक है अनुराग जी। ये 10 सेकंड, ये जनता के मुद्दों पे बात नहीं करती है, ये ठीक है। जबरदस्ती परसेप्शन बना रही है, बुलडोजर, नफरत, इनके अंदर में इंसानियत खत्म हो गई है। अरे आप सनातनी तो इस हिंदुस्तान में रहते हैं, उनको क्यों तकलीफ दे रहे हो भैया? ठीक है सर, अनुराग जी मैंने आपकी बात पूरी कंप्लीट होने दी, अब मुझे सवाल पूछने दीजिए सर। ओके सर, और आप पॉइंट लोगों को डिवाइड एंड रूल करना चाहते हो। हर्षवर्धन जी, एक ही चीज़ विपक्ष का एक बड़ा आरोप है। अनुराग जी ठीक है सर, आपकी की बात हो गई। हर्षवर्धन जी, विपक्ष का एक बड़ा आरोप है कि जैसे ही ऐसे मुद्दे जिन पर सरकार की आलोचना होती है, जिन पर सरकार घिरती है, आप कुछ ऐसा शिगुफा वहां छेड़ देते हैं जो मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश होता है। बुलडोजर की बात है, सड़क पर तमाशा नहीं होगा। मैंने इसीलिए सवाल पूछा कि ये तो पॉलिसी मैटर हुआ, 10 साल से सरकार है, सड़क तमाशे के लिए नहीं है तो उस पर काम हो ही रहा है ना 10 साल से। अगर वो बयान फिर से दिया जाता है तो क्या ये अपने समर्थकों के बीच एक प्रशंसा पाने का एक प्रयास होता है, या अपनी जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, अपने जो एक वोट बैंक है, उस तक मैसेजिंग का एक प्रयास होता है, मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने की? अनुराग जी, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ सर, पूरा तो होने दीजिए सवाल। बिल्कुल, कभी कभी अब आप ध्यान अच्छा मत काम भटकाइए करते हैं, सर। इसलिए आपको देखिए बधाई सवाल, दे रहा हूं। फिर आप सवाल भटका देते हैं। आपको सिर्फ सर जवाब नहीं सुनना। आपको बधाई दे रहा हूँ, आप बहुत अच्छा ठीक है। काम कर रही हैं, हर्षवर्धन एकदम जी। निष्पक्ष पत्रकारिता कर रही हैं, इसके लिए आप बधाई के Thank you, पात्र sir, हैं। मेरे को हर्षवर्धन सवाल जी का तो जवाब देने पत्रकारिता दीजिए। है नहीं, वो हर्षवर्धन जी। बीजेपी के सपोर्टर, उनसे आप सवाल पूछ रही हो, बीजेपी की बात करेंगे, पत्रकारिता आप कर रही हैं, इसलिए आपको बधाई। हर्षवर्धन जी तो पत्रकारिता के नाम पे बीजेपी के गुणगान करने बैठेंगे अभी। ये महंगाई पे भी नहीं बोलेंगे, नीट पे भी नहीं बोलेंगे, ये इस पे इलीगल बुलडोजर चलेगा उस पे भी नहीं बोलेंगे, कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया अनुच्छेद 15 का उस पे भी नहीं बोलेंगे। अनुराग जी, आप जवाब नहीं सुन रहे, बहुत सारे सवाल पूछ लिए सर, आपने जवाब सुनिए अब। हाँ हर्षवर्धन जी। अब मुश्किल ये है मीनाक्षी जी कि भोंपू भदौरिया चालू हो जाते हैं तो रुकते नहीं, ये मुश्किल है। और सचमुच जनता के बीच में विपक्ष के तौर पर आपको महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करनी चाहिए। मीडिया नहीं कोई कसर छोड़ा है किसी मुद्दे पर चर्चा करने में, लेकिन अगर इस तरह के मुद्दों पर जो कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे हैं उस पर किसी का भी व्यवहार ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ को या भारतीय जनता पार्टी की किसी सरकार को अवसर मिल रहा है तो उसका उपयोग करेंगे। राजनीति में तो पहली शर्त लॉ एंड ऑर्डर है ना। किसी भी कोई आप उद्योग धंधा कैसे लगाएंगे? अगर मान लीजिए नोएडा में पहले जैसे हालात होते तो क्या ये सारी फैक्ट्रियां आती? क्या नहीं आती। कोई भी जो बेरोजगारी होगी, कोई भी जो दूसरी चीजें होंगी, वो कैसे? सबसे पहला तो लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो रहा है। और मुझे लगता है कि वो काम योगी आदित्यनाथ की मौत हो गई तो उसमें बोल दो। भाजपा की अधिकांश सरकारों में ये मामला ठीक है। बंगाल का हाल हमने देखा। बच्चा चला गया। अब दूसरा मुद्दा आता है, ठीक है अनुराग जी, क्या आप महंगाई पर बात नहीं होनी चाहिए? बोल चुके हैं बिल्कुल महंगाई पर बात। मीनाक्षी जी, बात नहीं हो सकती। भोंपू भदौरिया ऐसे बोलेंगे तो भोंपू भदौरिया की बात चल पाएगी ना, हम तो नहीं बोल पाएंगे। मैंने नाम आपको दिया, जब महंगाई की बात होगी तो बड़ी सीधी सी बात है कि देश की जनता। मीनाक्षी जी, भोंपू भदौरिया को बंद कराइए, नहीं तो बात कैसे हो पाएगी? ये बीच में बोलते हैं, इनकी मुश्किलें तमाशा करने ही आते हैं डिबेट में।
जब दुनिया भर में कच्चे तेल का संकट है, गैस का संकट है, तो क्या भारत उससे अछूता रह सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की, और मैं उसको बार बार कहता हूं कि देश के लोगों को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। ये कोई हमारे देश की किसी सरकार की नीति की समस्या नहीं है। ये आप ये आरोप भले लगा सकते हैं, वो आरोप ठीक लगेगा कि विपक्ष जो कह रहा है कि चुनाव के समय में क्यों कीमतें नहीं बढ़ाई, ठीक बात है, उस वक्त भी बढ़ने वाली थी, बढ़ सकती थी, उसके पूरे आधार थे, लेकिन लगा भाजपा को कि इस वक्त हम कीमतें बढ़ाएंगे तो उसका नुकसान हो सकता है। लेकिन क्या कोई स्टेट गवर्नमेंट इसको मैनेज कर सकती है क्या? अगर पश्चिम बंगाल ममता जी आ जाती तो नहीं कर सकती। और केरलम में अभी अभी तो कांग्रेस ने सरकार बनाई है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा है और केंद्र सरकार उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है। लेकिन उसके बावजूद अगर ये एक्सटर्नल फैक्टर्स बने रहे तो महंगाई बढ़ेगी, उसके लिए देश को तैयार होना पड़ेगा। और अगर सरकार वो काम नहीं ठीक से कर पाएगी तो उसकी आलोचना। 10 सेकंड मैं आपको ही दूंगी सर, 10 सेकंड नहीं अनुराग जी, नहीं 1 सेकंड नहीं, पहले मेरी बात सुनेंगे। अनुराग जी आप पहले मेरी बात सुनेंगे। नहीं मैं सर ऐसे नहीं, मैं सवाल का जवाब लूंगी सर। ऐसे राष्ट्र के नाम संदेश के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है मेरा। मुझे सवाल का जवाब चाहिए। मेरा सवाल आप सुन लीजिए सर। विपक्ष जिस समय मुख्य मुद्दों को उठाता है, अनुराग जी, विपक्ष जिस समय मुख्य मुद्दों को उठाता है, आप लोगों की संवेदनशीलता कितनी होती है उस विषय को लेकर? आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, लेकिन उस सवाल के बीच में जिस समय हर्षवर्धन जवाब दे रहे हैं और उस पर आप जिस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं सर, ये अप्रोच पे सवाल खड़ा होता है। क्या आप अपने सवाल को लेकर सीरियस हैं? क्या आप अपने मुद्दे को लेकर सर गंभीर हैं? क्योंकि अगर आप गंभीरता से सवाल पूछेंगे तब जाकर आपको जवाब गंभीर मिलेगा सर। और अगर आप जवाब नहीं सुनना चाह रहे तो फिर उस सवाल के कोई मायने नहीं है सर। बोलिए, सुन लीजिए जवाब। देखो हम लोग को जवाब पता है, इतने साल से हम वो पत्रकार लिख के आते हैं, बीजेपी के सपोर्टर बन के आते हैं, उनका गुणगान करना है, उनका भोपू बजाना है, उतने साल हो गए सुनते सुनते। जवाब मिला क्या? अभी क्या कह रहे हैं? क्या ये सरकार के उत्तर, ये देश के कंट्रोल में है क्या? आपकी पार्टी के नेता अबू आजमी क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पे? बस सुनवा देते हैं। 1 सेकंड अबू आजमी का 10 सेकंड भोपू भदौरिया आएंगे। ठीक है सर, मैं एक बार स्टेटमेंट सुनवा रही हूँ। अबू आजमी का स्टेटमेंट सुनो। अरे 10 सेकंड बोलूं मैं अपनी। चलिए स्टेटमेंट ऐसा है ना कि मुख्यमंत्री के बाद पूरी ताकत होती है, मुख्यमंत्री जो चाहे कर लें, जिसको चाहे गोली मार दें, जिसको चाहे दिन दहाड़े पुलिस की कस्टडी में उसकी हत्या करवा दें और जो है पैरों में लगातार गोली मार दें। एक समुदाय के साथ जो जुल्म कर रहे हैं वो कभी न कभी उसका फल निकलेगा। चलिए, सीएम का जो मन है वो फैसला लेंगे। अबू आजमी यहाँ पर बयान दे रहे हैं। जी अनुराग जी कंप्लीट करिए। हाँ 10। दरअसल में अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि ये तो वैश्विक संकट है। मैं माना वैश्विक संकट है। ईरान का युद्ध के पहले ईरान का युद्ध चल रहा था तो आप बंगाल में चुनाव और तमिलनाडु में वहां पे बात कर सकते थे ना, असम में, कि वर्चुअल रैली कर ले, वहां पे तेल बचाएं। तब तो वहां रैली क्यों हो रही थी जरा बता दीजिए मुझे। क्यों जहाज और हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे? राष्ट्र जरूरी था, वो पानी से तो चल नहीं थी गाड़ियां जो रैली हो रही थी। राष्ट्र जरूरी था कि चुनाव जरूरी था? पहले ये चेक कर लीजिए आप। तो जब चुनाव खत्म हो गया, मंत्री ने वो ले लिए, मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद आपको संकट याद आया। तो सवाल है, तो संकट आपको तो अपने हिसाब से याद आता है। जी। संकट अपने हिसाब से याद आता है। एक सेकंड और ठीक है सर, आपने पॉइंट बोल दिया सर। ये सवाल मैं समझ गई सर। पिछले 3 डिबेट से लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है। अनुराग जी पूछिए। अनुराग जी को ऑडियो नीचे करिए, नहीं सुन रहे मेरी बात अभी। हाँ बोलिए अनुराग जी। जी मीनाक्षी जी, ऐसा है कि भदौरिया जी को अपने 2017 के पहले का शासन नहीं याद था कि किस तरीके से एक ही जाति के या एक ही वर्ग के लोगों को यूपी पीसीएस में किस तरीके से बनाया जाता था। एक मेरे ही नाम के थे अनिरुद्ध यादव, कैसे उनको टर्मिनेट और सस्पेंड किया गया। खैर उस चर्चा में नहीं जाना। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक हर्षवर्धन जी बैठे, बहुत अच्छा विवेचना कर देंगे कि गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक का लॉ एंड ऑर्डर क्या था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस से भैंस ढूंढवाई जाती थी। आज उत्तर प्रदेश पुलिस वहां के क्रिमिनल को ढूंढ के उनको ठिकाने लगा रही है। और बीजेपी के यूएसपी है, 2 ही यूएसपी है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और गुड गवर्नेंस। और ये आवाज आपकी आ रही है सर, थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं। लेकिन जो आपने गुड गवर्नेंस के बाद आप डेवलपमेंट देखिए। अगर सड़क बनती है, एक्सप्रेस पे खाली है, उस पे किसी एक जाति या किसी एक गाड़ी जानी नहीं, एम्बुलेंस जाना नहीं कि पूछ एम्बुलेंस जाएगा। मैडम अरे फ्रेम ठीक कर लो पहले। पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा फैसला। पिछली सरकार में फंड वितरण की जांच होगी। अनियमितताओं की जांच के लिए आयोग गठित किया गया है। ये बड़ी खबर देखिए, जो दूसरी कैबिनेट की बैठक हुई है इसमें कई अहम फैसले लिए हैं और एक और बड़ा फैसला इस वक्त आपको बता रहे हैं। पिछली सरकार के समय, ममता बनर्जी सरकार के समय, फंड जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए गए सरकारी, अब उस डिस्ट्रीब्यूशन की भी जांच होगी। इससे पहले जाति के जो सर्टिफिकेट बांटे गए उसकी जांच का भी आदेश शुभेंदु सरकार ने दिया। अब यहां पर अनियमितताओं की जांच के लिए एक और पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा फैसला।
आज माननीय मुख्यमंत्री जी जो निर्देश दिए हैं, लाउड स्पीकर में आवाज़ नहीं होगा, तो लाउड स्पीकर में क्या सिर्फ मुसलमान लोग बजाते हैं? आज मंदिर में नहीं बजाया जाता है, आज कोई प्रोग्राम में नहीं बजाया जाता है। तो अगर आप हर विषय में धर्म को लेकर राजनीति करें, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। पिछला सरकार ये सब एनकरेज किए थे, हमारा सरकार सबके लिए एक नियम आपको मानना पड़ेगा। आपके सवाल आसनसोल में जो हुआ, क्या जो दंगाई है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी कि थाने पर आकर तोड़फोड़ किया गया है, धर दबोचा गया है, उन लोगों के अरेस्ट को किया गया, किस तरीके से शक्ति से? देखिए 26 जन का अरेस्ट हुआ है और कोई अगर सोचेगा कि पत्थरबाजी जैसे 15 साल आप लोग किए हैं, पुलिस को मारना, आधिकारिक प्रशासनिक अधिकारी को मारना पीटना, वो जो इंस्टीट्यूशनल करप्शन है उसका चेयरमैन होगा एक्स जस्टिस रेस्पेक्टेड विश्वजीत बासु, मेंबर सेक्रेटरी हमारे एडीजी रैंक का सीनियर आईपीएस ऑफिसर, काम का आदमी जयरमन साहब, और दूसरा एट्रोसिटी अगेंस्ट वोमेन उनका चेयरपर्सन रिटायर्ड जस्टिस रेस्पेक्टेड ऑनरेबल समाप्ति चैटर्जी, और उनका मेंबर सेक्रेटरी हमारी एडीजी रैंक का आईपीएस ऑफिसर, बंगाल में बहुत पॉपुलर आईपीएस ऑफिसर दमयंती सिंह जी। ये काम 5 जून से चालू करेगा और हम लोग उम्मीद कर रहा है 1-1.5 महीने के अंदर कुछ रिकमेंडेशन भी आ जाएगा और जनता ने कार्रवाई देखने चाहता है। करप्शन के खिलाफ जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का बेनिफिट के ऊपर करप्शन हुआ, आमफान की रुपया के ऊपर करप्शन हुआ, मिड डे मील में करप्शन हुआ, आवास योजना के करप्शन हुआ, पीएचई में करप्शन हुआ, आपका जिला परिषद पंचायत में मनरेगा में करप्शन हुआ, सबके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो। और हमारी माता बहन दीदी बेटी ने उम्मीद का साथ इस सरकार को लाया। ये बंगाल में जिस तरीके से संदेशखाली आरजीकर से लेकर हंसखाली मोइनागुड़ी से लेकर कामदुनी पार्क से लेकर कस्बा लॉ कॉलेज से लेकर दुर्गापुर आईकी सिटी तक, रामपुर हट में एसटी गर्ल चाइल्ड के ऊपर जो अत्याचार हुआ, बख्तुई में मुस्लिम माइनॉरिटीज महिला को जिस तरीके से आग से जलाया, इस सब के खिलाफ और 2021 में पोस्ट पोल वायलेंस के बाद इस तरीके से महिला के ऊपर अत्याचार हुआ, मोलेस्टेशन, रेप, अटेम्प्ट टू रेप, वो सब के खिलाफ कुछ कार्रवाई हो। इसलिए एक कमीशन हुआ, समाप्ति चैटर्जी चेयरपर्सन रेस्पेक्टेड और दमयंती सिंह जी मेंबर सेक्रेटरी, कार्रवाई हम लोग चालू कर देगा तुरंत। यही हमारी आज का कैबिनेट का डिसीजन हुआ। ये लोग हमारी मेरा साथ है और हमारी जो सरकार की जो चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी साहब है, एक काम हम लोग चालू कर रहा है। तब मीडिया के द्वारा पूरा बंगाल की जनता को मैं बताऊंगा, फुल कोऑपरेशन कीजिए, जो जानकारी है, जो डॉक्यूमेंट्स है, एविडेंस है, एक कमीशन को आप भेजिए और आपका जो उम्मीद है वो पूरा करने का काम इस सरकार करेगा। तो आप यहाँ पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को सुन रहे थे। उन्होंने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी, जिसमें पश्चिम बंगाल में एक बड़ा फैसला लिया गया है। भ्रष्टाचार के मामलों की जांच होगी और जो भी पिछले फंड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उसकी सरकार जांच करेगी। महिलाओं पर अत्याचार के मामलों की जांच होगी। कई सरकारी योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया जिसमें फंड कैसे बांटे गए, इस पर एक्शन लिया जाएगा। इसके खिलाफ अगर कोई इसमें डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है। हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, ताबड़तोड़ फैसले, बड़े फैसले पश्चिम बंगाल सरकार के, लेकिन जिन योजनाओं का नाम लिया मुख्यमंत्री ने, मनरेगा का जिक्र किया, जिला परिषद स्तर पर जो योजनाएं चल रही हैं उनका जिक्र किया, आवास योजना का जिक्र किया कि इन सब में जहां जहां गलत तरीके से फंड्स बांटे गए हैं, भ्रष्टाचार किया गया, उसकी जांच होगी। यानी छोटी मछलियों से बड़े मछलियों के कॉलर तक सरकार और पुलिस के हाथ अब जा सकते हैं। मनोज्ञा, यस, इसको कहते हैं माछर चले माछ भाजा। इसका मतलब ये है कि अब इस समय मछली के आरोप में, यानी कि छोटी मछली तक से लेकर बड़ी मछली तक के पकड़ने तक की तैयारी पश्चिम बंगाल सरकार ने कर ली है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जाएगा कि जितने भी अभी कमीशन बनाए गए हैं, जो स्पेशल कमेटी का गठन किया गया है, उसमें न सिर्फ पुराने जज, रिटायर्ड जज शामिल होंगे, बल्कि उसके साथ साथ वो भी शामिल होंगे जिनसे लोगों को ये पूरी प्रक्रिया दोबारा करने की सुविधाएं दी जाएंगी।
यानी कि अभी तक जिस तरह की तरीके से करप्शन के, भ्रष्टाचार के चार्जेस लगे हैं या फिर जिस तरह की महिलाओं पर अत्याचार के आरोप लगे हैं, उन सारी फाइलों को खोलने की तैयारी कर रही है शुभेंदु सरकार। पिछले 10 दिन के आसपास में उन्होंने कम से कम 60 से ज्यादा बड़े फैसले ले लिए हैं और आज कैबिनेट की बैठक में ये फैसला हो जाना इस बात पर एक बार फिर से मोहर लगाता है। जी, शुक्रिया मनोगिया इस जानकारी के लिए आपका। हमारे गेस्ट बने हुए हैं, हर्षवर्धन जी हमारे साथ हैं, बादल देवनाथ जी हमारे साथ हैं। बादल जी, सरकार का बड़ा फैसला सुना सर आपने, खुश हैं आप सरकार के फैसले से? भ्रष्टाचार के मामलों की गंभीरता से जांच होगी, कहां गलत फंड बटा जांच होगी? मैडम, नया सरकार है, अभी तो आप देखते रहिए, सभी को अच्छा लगेगा, नया एक्शन। आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है? हाँ, मैं वही तो आंसर दे रहा हूँ मैडम। ये जो शुभेंदु अधिकारी नया मुख्यमंत्री है, उनके पास जो बैठा था चीफ इलेक्शन ऑफिसर वेस्ट बंगाल का, अभी वो मुख्य सचिव बन गए। इलेक्शन के बाद 2 दिन के बाद तुरंत अमित शाह ने वहां से हटाकर यहाँ का शुभेंदु के पास मुख्य सचिव बना दिया। जो इलेक्शन की विधानसभा 2026 विधानसभा बंगाल में 2 दिन बाद कैसे मुख्य सचिव बन सकता है मैडम? सर, दीदी के टाइम पर भी तो जो अपॉइंटमेंट्स होती थी, दीदी भी अपनी मर्जी से अपॉइंटमेंट्स करती थी, किनको उनको अपना पर्सनल सेक्रेटरी बनाना है, किसको अपना ओएसडी बनाना है, उनके पास चॉइस रहती है ना सर। ये आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बादल देवनाथ जी, क्या खुश हैं भ्रष्टाचार के मामलों की जांच होगी, हाँ या ना? इस बात से खुश हैं या नहीं है? सरकार का फैसला अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है? सुनिए ना मैडम, आपको अच्छा नहीं लगा क्योंकि आप भी जानते हैं ऐसे नहीं 2 दिन 4 दिन 1 महीना रुकना चाहिए था, लेकिन तुरंत कर दिया। और अभी जो मैंने कहा 2 दिन 4 दिन रुकना चाहिए था, मतलब क्यों रुकना चाहिए? मैडम, सुनना नहीं चाहते आप? 21 तारीख को जो उपचुनाव है, बाई इलेक्शन है, अभी कोई चीफ इलेक्शन ऑफिसर नहीं है बंगाल में। अच्छा, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कैसे इलेक्शन होगा, बाई इलेक्शन। तीसरा बात है, ये जो हर्षवर्धन जी है हमारे साथ, अच्छा नहीं है, चलिए ठीक है। अनिरुद्ध जी, मैडम आंसर लीजिए। मैडम अनिरुद्ध जी, आपने सुना बादल देवनाथ क्या कह रहे हैं यहाँ पर? वो कह रहे हैं कि अभी जो 21 तारीख को चुनाव होना है वो तो होने देते हैं, उससे पहले ही इतनी वहां पर व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं और इस पर सीएम नए फैसले ले रहे हैं। मीनाक्षी जी, सबसे बड़ी दिक्कत इन लोगों को ये है कि जो इन्होंने इतने करप्शन किए हैं, 15 साल इन्होंने अपीजमेंट जो किया है, जो इनका लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, उसका ऑडिट ना हो। अरे भाई, नई सरकार आई इसीलिए है कि उनको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, गवर्नेंस को अच्छा करना है, इसीलिए चुना गया। उनको इसलिए नहीं चुना गया कि उनको नहीं वो लेके घूमना है। तो जाहिर सी बात है, अगर इस आधार पर चुना गया है कि लॉ एंड ऑर्डर को करना है बीजेपी को और गवर्नेंस सही करना है, तो होना चाहिए। तो अच्छा हो रहा है। इसमें क्या 1 महीना रुकना, 2 महीना रुकना, देश का विकास ऐसे चलेगा क्या? आप ये सोचिए कि मुंबई और कोलकाता का बेजा इस्तेमाल नहीं होगा, इस बात की गारंटी है? डेफिनेट का बेजा भी इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुआ ही नहीं है। हम तो गुड गवर्नेंस के नाम पे जाने जाते बीजेपी सरकार, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, यही बीजेपी सरकार की यूएसपी है। मोदी जी का जो मॉडल है इसीलिए एक्सेप्ट किया लोगों ने, और इन लोगों का मॉडल को इसीलिए रिजेक्ट किया। चलिए, धन्यवाद सर आपका। बादल जी, आपका भी धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। बड़ी खबर हम बता रहे थे पश्चिम बंगाल से, लेकिन आइए बढ़ते आगे। इस वक्त रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का, ट्विशा केस, जिसे एनडीटीवी लगातार रिपोर्ट कर रहा है। इस मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, इस केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। लगातार परिवार की अपील थी कि इस मामले की एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, निष्पक्ष जांच कराई जाए। अब देखिए, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि आरोपी पति पर इनाम तक का ऐलान हो सकता है और पुलिस इस इनाम की घोषणा कर सकती है। ट्विशा वाले मामले में अभी क्योंकि प्रकरण अंदर इन्वेस्टिगेशन है, तो और जितने टीम द्वारा एसआईटी गठित है, तो टीम द्वारा जो भी साक्ष्य हैं वो सब एकत्रित किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो फरार आरोपी है, तो उसकी तलाशी के लिए बिल्कुल पुलिस लगातार लगी हुई है। साथ ही साथ उस पर नाम उद्घोषणा की भी कार्रवाई की जा रही है। अभी अंतिम संस्कार के संबंध में एम्स प्रशासन द्वारा थाना प्रभारी को अवगत कराया गया था। तो इस पर से जब परिजनों को अवगत कराया गया, तो वो परिजन रीपोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं। इस संबंध में उनके द्वारा सीपी महोदय भोपाल को भी आवेदन दिया गया है और वो अपनी बात कोर्ट में भी रखेंगे। अब जो भी निराकरण है तो सक्षम न्यायालय द्वारा इस संबंध में अग्रिम दिशा निर्देश दिए जाएंगे। प्राइमरी रिपोर्ट में क्या सामने आया है, क्या सुसाइड है या फिर कुछ और भी एंगल निकल कर आए हैं? जो पीएम रिपोर्ट है, डिटेल पीएम रिपोर्ट भी आ गई है, तो उसमें कॉज ऑफ डेथ एंटीमोर्टम हैंगिंग है।
तो दो बड़े अपडेट हैं। एक तो एसआईटी का गठन किया गया है और पुलिस आरोपी पति के लिए इनाम तक का भी ऐलान कर सकती है, लेकिन मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब ट्विशा केस में एक नया चैट सामने आया है। इस चैट में ट्विशा ने अपने पति का सच बताया और मौत से पहले अपनी मां के साथ की गई इस चैट में ट्विशा की मजबूरी भी समझ आ रही है कि मौत से पहले ट्विशा किन हालातों में थी और ससुराल में उसके साथ क्या क्या हुआ। ट्विशा की मौत मामले में बड़ा खुलासा। व्हाट्सएप चैट में सामने आया दर्द। मां को कहा मेरा जीवन नरक हो गया। आखिरी चैट में बताया पति का सच। भोपाल में रिटायर्ड जज की बहू ट्विशा शर्मा की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है, तो वहीं अब ट्विशा और उनके माता पिता, भाई और सहेली के आखिरी चैट सामने आए हैं। इस चैट में ट्विशा ने कुछ ऐसा लिखा है जिसने प्रताड़ना के आरोपों को और पुख्ता कर दिया है। ट्विशा ने चैट में अपनी मां को लिखा, इन सबको लगता है कि मैं ड्रग्स लेती हूँ, इसलिए मेरा मूड खराब रहता है। एक बार भी दिल में ये नहीं आ रहा कि इनका बेटा ही मुझे छोड़कर बैठा है। मेरा मूड इस वजह से भी खराब हो सकता है। ना रोने देंगे ये लोग, ना हंसने की वजह देंगे। मैं तो बहुत बुरी तरह फंस गई हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, व्हाट्सएप रिकॉर्ड्स में ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा द्वारा कई बार बेटी के खाते में रुपए ट्रांसफर किए जाने के भी पुख्ता सबूत मिले हैं। मौत से पहले किए गए ये चैट ट्विशा की लाचारी को भी दिखाते हैं। ट्विशा ने लिखा, ये सब बहुत ज्यादा निर्दयी है मम्मी, सामने वाले के लिए कोई दया नहीं है। मेरा दम घुटता है, अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता अब सही। नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा की शादी 6 महीने पहले ही भोपाल के रहने वाले वकील समर्थ सिंह से हुई थी। ट्विशा ने लिखा कि समर्थ पूछ रहा है किसका बच्चा था जो अबॉर्ट किया है। मम्मी, यहाँ पर मैं बस पागल हो जाऊंगी, मुझसे नहीं हो पा रहा ये सब। 7 मई को ट्विशा ने एक बार फिर व्हाट्सएप पर बात की। इस बार उसने अपनी माँ से ले जाने की बात कही। ट्विशा ने लिखा, माँ आप मुझे यहाँ से लेने आ जाओ कल प्लीज। मुझे नहीं लगता कि समर्थ को अब मैं चाहिए। पता नहीं अब मैंने क्या किया। समर्थ ने कहा है कि 1 साल से झेल रहे हैं मुझे। ऐसा लगता है मैं बहुत अकेली हूँ। परिवार ने ट्विशा की हत्या का आरोप लगाया है। परिवार के मुताबिक रसूखदार न्यायिक परिवार होने के कारण सबूत मिटाने की कोशिश की गई। परिवार ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग पर अड़ा हुआ है। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।